12 नवंबर साल 2010 भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को भगाने के अनुष्ठानों की बढ़ती मांगों का जवाब देने के लिए रोमन कैथोलिक धर्म विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई गई। यह फिल्म कैलिफोर्निया के पादरी फादर गैरी थॉमसन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित, जिन्हें धर्म विशेषज्ञों ने वेटिकन में बुरी आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था। वेलकम टू द SDK मूवीज वर्ल्ड। We are presenting the right. मूवी की शुरुआत में हम माइकल कोवेक और उसके पिता एस्टवान कोवेक को देखते हैं, जो पेशे से एक मोर्टिशियन होते हैं, जिनका काम मृत लोगों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करना था। हालांकि माइकल इस काम से खुश नहीं था, इसके बावजूद भी वो अपने पिता के साथ ये काम किया करता था। माइकल उस दिन एक मृत महिला को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी वो अपने पिता से इस महिला के मरने की वजह पूछता है। उसके पिता उसे साफ मना कर देते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि मरे हुए लोगों की बात करना अपशगुन होता है। हमारा काम सिर्फ उनकी सेवा करना है, उनकी मौत की चर्चा करना नहीं। अगले दिन माइकल अपने दोस्त एडी से मिलता है और उसे बताता है कि उसने सेमिनरी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है और वो वहाँ ईसाई धर्म शास्त्रों को सीखने जा रहा है, जो कि चर्च में एक प्रीस्ट बनने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तब एडी उससे पूछता है कि जब उसके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं तो वो सेमिनरी स्कूल में क्यों जाना चाहता है, जिस पर माइकल उससे कहता है कि उसके पिता उसकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और उसकी फैमिली में मोर्टिशियन या प्रीस्ट ही बन सकते थे। माइकल उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर प्री स्कॉलरशिप है और ये 4 साल का कोर्स है, इसलिए अंत में वो कोई भी बहाना बनाकर चर्च जाने से बच सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल फाइनली सेमिनरी स्कूल पहुंच जाता है, जहां वो फादर मैथ्यू से मिलता है। फादर उसे पूछते हैं कि तुम्हारे सभी सब्जेक्ट में ग्रेड अच्छे हैं, लेकिन थियोलॉजी में कम मार्क्स क्यों हैं? तब माइकल उन्हें बताता है कि उसका ध्यान भटक गया था। इसके बाद फादर उससे बाद में मिलने को कहते हैं। माइकल को लग रहा था कि शायद उसने ये कोर्स चूज करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो उस रात फादर मैथ्यू को एक रेजिग्नेशन ईमेल लिखता है, जिसमें वो कहता है कि धर्म के प्रति उसकी आस्था इतनी पक्की नहीं है कि वो चर्च के लिए एक प्रीस्ट के रूप में काम कर सके। उसी रात तेज बारिश में माइकल कहीं जा रहा होता है। उसे देखकर फादर मैथ्यू उसे आवाज देते हैं और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक फादर मैथ्यू लड़खड़ाकर सड़क पर गिर जाते हैं। तभी साइकिल से आती हुई एक लड़की फादर को बचाती हुई अपना बैलेंस खो देती है और पीछे से आ रही एक वैन से टकरा जाती है। वो चोट खाकर गिर जाती है। माइकल तुरंत उसके पास जाता है। वो लड़की अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई माइकल की तरफ एक उम्मीद से देखती है और उसे एक प्रीस्ट समझकर प्रार्थना करने के लिए कहती है। तब माइकल उसे देखकर असमंजस्य में पड़ जाता है और अंत में उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम सैंड्रा बताती है और उसे कहती है कि मैं इस तरह नहीं मरना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर माइकल उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। देखते ही देखते उस लड़की की मौत हो जाती है। इस घटना का माइकल के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगले दिन फादर मैथ्यू माइकल से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि कल रात तुमने एक अच्छे प्रीस्ट की तरह उस लड़की के लिए प्रार्थना की, और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि उन्होंने उसके रेजिग्नेशन की बात अपने सीनियर से नहीं की है। फादर उसे कहते हैं कि ऐसा करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम एक अच्छे प्रीस्ट बन सकते हो। माइकल फादर से कहता है कि वो स्कूल छोड़ना चाहता है, तो फादर उसे बताते हैं कि सेमिनरी स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट कोर्स को बीच में ही छोड़कर जाता है तो आर्टिकल 15 के अनुसार उस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप को कॉलेज लोन में बदल देता है। माइकल सोचने लगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। फादर उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक मोर्टिशियन हो और तुम्हें मृत शरीर से डर भी नहीं लगता है। हर साल शैतानी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और चर्च के पास अच्छे एग्जॉर्सिस्ट की कमी है, इसलिए वेटिकन रोम में दुनिया भर के प्रीस्ट को 2 महीने की विशेष ट्रेनिंग दे रही है। उसे कहते हैं कि अगर वो इसमें सफल हो गया तो उसे एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। चूंकि माइकल के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो फादर की बात मान जाता है और 2 महीने के लिए रोम में आ जाता है। पहले ही दिन वो क्लास में देर से पहुंचता है, जहां पर फादर जेवियर सबको एग्जॉर्सिज्म के बारे में बता रहे थे। वो सबको बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया को ठीक से करने के लिए उन्हें बुरी आत्मा का नाम पता होना बहुत जरूरी है।
अगर उन्हें उस बुरी आत्मा का नाम नहीं पता होगा तो वो उसे उसकी दुनिया में वापस नहीं भेज पाएंगे। क्लास के दौरान माइकल की मुलाकात एंजेलिना नाम की एक महिला से होती है जो पेशे से एक जर्नलिस्ट होती है और जो कि डोमिनिकन पेपर पर एक आर्टिकल के लिए वो कोर्स कर रही थी। इसके बाद फादर जेवियर माइकल से कहते हैं कि फादर मैथ्यू ने उन्हें उसके बारे में बताया है। क्योंकि माइकल को बुरी आत्माओं पर पूरी तरह यकीन नहीं था, इसलिए फादर जेवियर चाहते थे कि माइकल फादर लूकस से मिले जो कि एक एग्जॉर्सिज्म एक्सपर्ट होते हैं। माइकल अगले दिन उनसे मिलने जाता है। उनका घर एक खंडहर जैसा होता है। उनके वहाँ बहुत सारी बिल्लियां थी जिसे वो कुछ खास पसंद नहीं किया करते थे। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक औरत अपनी 16 साल की भतीजी रोजेरिया को लेकर वहाँ आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। उसका व्यवहार काफी सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही वो चर्च की बेल सुनती है तो अचानक अजीब सा बर्ताव करने लगती है। फादर लूकस उसे ऊपर जाने को कहते हैं। इसके बाद माइकल फादर लूकस से पूछता है आपको कैसे पता है कि उस पर किसी शैतान का साया है। तब फादर माइकल को अपनी कोई भी पर्सनल चीज को एक बैग में डालने को कहते हैं। माइकल उसमें एक अमेरिकन डॉलर डाल देता है, जिसके बाद वो दोनों रोजेरिया के पास ऊपर चले जाते हैं। अब फादर लूकस रोजेरिया से पूछते हैं कि उस बैग में क्या है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन फादर के उकसाने पर वो बता देती है कि उस बैग में एक अमेरिकन डॉलर है। वो उन्हें बताती है कि वो शैतान ही उसे ये सारी चीजें बताता है। इसके बाद माइकल देखता है कि रोजेरिया के हाथ में भी वही ब्रेसलेट होता है जो मूवी की शुरुआत में हम उस मृत महिला के हाथ में देखते हैं। फादर लूकस उससे उस शैतान का नाम पूछते हैं तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। इसके बाद फादर रोजेरिया पर एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं, जिससे रोजेरिया एक अजीब आवाज में फादर लूकस को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन फादर अपना एग्जॉर्सिज्म जारी रखते हैं। थोड़ी देर में वो रोजेरिया को शांत कर देते हैं। फादर माइकल से कहते हैं कि रोजेरिया अभी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि इंसान के शरीर को रूहानी ताकतों से आजाद करने में महीनों लग जाते हैं। उसी रात बाहर घूमते वक्त उसे एंजेलिना मिलती है जो एक जर्नलिस्ट होती है। वो माइकल से कहती है कि वो एग्जॉर्सिज्म पर आर्टिकल लिख रही है। वो फादर लूकस के साथ एक इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन फादर ने उसे इंटरव्यू के लिए मना कर दिया था। एंजेलिना माइकल को अपना कार्ड देती है और उससे अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए कहती है। अगले दिन फादर जेवियर अपनी क्लास में स्टूडेंट को फरिश्तों और शैतानों के बीच का फर्क समझा रहे होते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। वो क्लास को वहीं पर खत्म कर देते हैं और माइकल से अपने दोस्त फादर लूकस के बारे में पूछते हैं। तो माइकल उन्हें बताता है कि फादर लूकस बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स हैं, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट लड़की पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे और माइकल के अनुसार उस लड़की को सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत थी। तो फादर जेवियर माइकल को कहते हैं कि तुम्हें फादर लूकस पर भरोसा करना होगा। वो अपने काम में माहिर हैं। वो जो कुछ भी करेंगे अपने अनुभव से करेंगे। इसके बाद माइकल अपने कमरे में आता है और उसकी जेब में रोजेरिया का वो ब्रेसलेट होता है। तब माइकल फादर लूकस से मिलता है। फादर एक बार फिर से रोजेरिया को वहां बुलाते हैं और अब वो दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। माइकल उससे पूछता है कि क्या वो ब्रेसलेट तुमने मेरी जेब में डाला था। तो रोजेरिया साफ इनकार कर देती है और उसे बताती है कि ये उस शैतान ने ही किया है। तब माइकल उसे पूछता है कि उसे ये ब्रेसलेट किसने दिया है। तब जवाब में वो उसे कहती है कि ये ब्रेसलेट उसे उसके पिता ने दी थी। माइकल उसके पिता के बारे में फादर लूकस से पूछता है तो फादर उसे बताते हैं अभी कुछ दिनों पहले ही उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद माइकल रोजेरिया को वो ब्रेसलेट पहना देता है और देखते ही देखते वो शैतान रोजेरिया पर हावी होने लगता है, जिस वजह से रोजेरिया अजीब सा बर्ताव करने लगती है और शैतान की आवाज में माइकल से कहती है कि क्या तुम्हें वो मोटी औरत याद है जिसने खुदकुशी की थी, उसने तुम्हें हेलो बोला है। माइकल उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है। फादर अपनी एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तब थोड़ी देर में रोजेरिया शांत हो जाती है और माइकल के पास आकर कहती है कि मेरी मदद करो। माइकल जब तक उसकी बातें समझ पाता कि अचानक वो माइकल का गला दबाने लगती है। फादर उसे छुड़ाते हैं और एग्जॉर्सिज्म को और तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से रोजेरिया पर उस शैतान का वश कम होने लगता है। रोजेरिया अपने मुंह से 3 किलो को भी उगलती है और एग्जॉर्सिज्म खत्म होते ही बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर माइकल फादर से पूछता है कि रोजेरिया को कोई मानसिक बीमारी भी तो हो सकती है। तब फादर उसे कहते हैं कि रोजेरिया पर मानसिक चिकित्सा का भी कोई असर नहीं हुआ। माइकल को रोजेरिया के पिता पर शक होता है और वो फादर से कहता है कि उसके पिता ने उसका रेप किया है, इसलिए वो घृणा में जी रही है। तब फादर उसे कहते
कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते हो, लेकिन इस कील के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो माइकल उससे कहता है कि शायद उसने अपने बच्चे को मारने के लिए कीलें खाई होंगी। फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि शैतानी ताकतों पर यकीन करने का मतलब ये नहीं होता है कि ये शक्तियां आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगले दिन फादर माइकल को एक बच्चे के घर ले जाते हैं, जहां पर वो बच्चा बहुत परेशान था और खुद के साथ हो रही असाधारण घटनाओं के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे अपने सपने में एक लाल आंखों वाला घोड़ा या खच्चर जैसा दिखने वाला जानवर दिखाई देता है। वो उसे काटता है और चोट भी पहुंचाता है। उसकी माँ भी उसके शरीर पर उन चोटों के निशान को भी दिखाती है। वो निशान बहुत ही गहरे होते हैं। इसके बाद फादर लूकास उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसकी माँ से उसका तकिया लाने को कहते हैं। फादर तकिए को हाथ में लेकर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी उस तकिए में से एक मेंढक निकलता है, जिसे वो आग में फेंक देते हैं। ये सब देखकर माइकल को भी फादर पर यकीन होने लगता है। इसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। माइकल को फादर के बैग में से मेंढक की आवाज आने लगती है। वो उस मेंढक को बाहर निकालता है और जब वो उसे पास के तालाब में फेंकने ही जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे मेंढक होते हैं। माइकल को यकीन हो जाता है ये सब फादर का ही सोचा समझा प्लान है। वो अंदर फादर से बात करने जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि फादर फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। कॉल कट जाने पर फादर माइकल को बताते हैं कि रोजेरिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में ही है। वहां पहुंचकर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि रोजेरिया को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारी दवाइयां दी, पर इसके बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो शैतान रोजेरिया के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था। फादर रोजेरिया के पास आकर प्रार्थना करने लगते हैं और माइकल रोजेरिया से कहता है कि तुम सिर्फ बीमार हो, तुम्हारे ऊपर किसी भी शैतानी ताकत का कब्जा नहीं है। ये बोलकर माइकल वहां से चला जाता है। सब लोग रोजेरिया को उस रूम में बंद करके चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद रोजेरिया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते उसके शरीर से खून भी निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर फादर को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो खुद को रोजेरिया की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। तब माइकल फादर के पास आता है और उन्हें दिलासा देकर वहां से चला जाता है। अब माइकल इस पूरे वाक्य को एंजेलिना से शेयर करता है और उसे रोजेरिया की कहानी के बारे में लिखने को भी कहता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें इन चीजों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तब एंजेलिना उसे बताती है कि मेरा एक 19 साल का भाई था जिसको शैतान ने अपने वश में किया था और वो उससे बातें भी किया करता था। उसकी बातें बहुत ही डरा देने वाली होती थी। लोग उसे पागल समझते थे, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। इसके बाद जब माइकल सो रहा होता है तो उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। उस सपने में देखता है कि वो एक मरी हुई औरत को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी अचानक से लंबे नाखूनों वाला एक हाथ उसके सामने आता है। वो देखता है कि उस हाथ में रोजेरिया का वही ब्रेसलेट होता है। माइकल उस हाथ पर 3 बार फूंकता है। देखते ही देखते वो हाथ उसका गला दबाने लगता है। माइकल बहुत डर जाता है और सपने से जग जाता है। तभी वहाँ पर फादर जेवियर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है और फोन पर बात करने को कहते हैं। फोन कॉल पर माइकल को पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक हुआ है और उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। फादर जेवियर माइकल को अपने पिता के पास यूएस जाने को कहता है। यूएस जाने से पहले जैसे ही माइकल अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे मेंढक होते हैं। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वो जब एयरपोर्ट पर जाता है तो उसे पता चलता है कि आइसलैंड में ज्वालामुखी के शांत हो जाने के बाद भी यूरोप देशों की सभी फ्लाइट अगले 7 दिन के लिए निरस्त कर दी गई हैं। उसके पास कोई और विकल्प ना होने की वजह से वो होटल में एक कमरा ले लेता है। वो उसी कमरे के फोन से हॉस्पिटल में फोन करता है और अपने पिता से बात करता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि वो बहुत परेशान और डरे हुए हैं। कुछ ही सेकंड बाद उसे फोन में एक डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है जो अपना नाम वेचेरियन बताते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं कि आज दोपहर ही उसके पिता की मौत हो गई है। ये सुनकर माइकल चौंक जाता है और डॉक्टर से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी तो अपने पिता से ही बात कर रहा था। डॉक्टर उसे कहते हैं कि 6 घंटे पहले ही तुम्हारे पिता गुजर गए हैं और ये सब मेरे सामने ही हुआ है। माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने पिता की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ये वक्त माइकल के लिए बहुत ही संगीन होता है। इस मुश्किल हालात में उसे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसमें वो अपनी माँ के द्वारा दिए गए ब्लेसिंग कार्ड को देखता है, जिसके पीछे उसकी माँ ने लिखा होता है कि तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ ही देर में उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठकर अपने
कमरे की खिड़की से देखता है तो उसे घोड़े के पैर के निशान दिखाई देते हैं। वो कमरे से बाहर आता है तो उसे रोजेरिया का ब्रेसलेट दरवाजे पर टंगा हुआ दिखाई देता है। देखते ही देखते उसे रोजेरिया और अपने पिता की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस पर हंस रही थी और उसके पिता उससे कह रहे थे कि मुझे डर लग रहा है, ये लोग मुझे मार देंगे। माइकल उन आवाजों का पीछा करता हुआ होटल से बाहर आ जाता है। बाहर उसे वही लाल आंखों वाला खच्चर दिखाई देता है जिसके बारे में उस बच्चे ने उसे और फादर लूकस को बताया था। ये सब देखकर माइकल बहुत घबरा जाता है और वापस अपने कमरे में जाकर एंजेलिना को फोन करता है और उसे मदद भी मांगता है। इसके बाद माइकल और एंजेलिना उस बच्चे के घर जाते हैं। माइकल उसकी माँ से पूछता है कि उस दिन मैंने इस लड़के को आपके कान में कुछ फुसफुसाते देखा था, मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन इसने आपके कान में क्या कहा था। तब उसकी माँ माइकल को बताती है कि उस दिन इसने कहा था कि तुम्हारे पिता जल्द ही मरने वाले हैं। माइकल पूछता है कि ये बात उसे किसने बताई, तो वो बच्चा कहता है कि उसे ये सब बातें उस शैतान ने बताई है और तुमने भी उस शैतान को उस खच्चर के रूप में देखा है। ये बात सुनकर माइकल भौचक्का हो जाता है और डर कर वहाँ से जाने लगता है। एंजेलिना उसे यूं वहाँ से अचानक चले जाने की वजह पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो बच्चा सच कह रहा है, कल रात ही मेरे पिता गुजर गए हैं। ये सुनकर एंजेलिना भी भौचक्की हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम फादर लूकस को देखते हैं जिनका बर्ताव बदल चुका था। फादर के पास एक छोटी बच्ची आती है जो उनसे अपनी गुड़िया के लिए प्रार्थना करने को कहती है, लेकिन फादर उसको थप्पड़ मार देते हैं। वो जमीन में नीचे गिर जाती है और रोने लगती है और फादर लूकस भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और एंजेलिना फादर लूकस के पास आते हैं। वो लोग फादर को बारिश में भीगते हुए देखते हैं तो उन्हें अंदर ले आते हैं। तो माइकल उनसे पूछता है कि आप बाहर बारिश में क्यों बैठे थे, तो फादर लूकस उससे कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। फादर कहते हैं कि अब मेरा विश्वास ईश्वर पर कम होता जा रहा है और इसी के साथ हम देखते हैं कि फादर के मुंह से भी ठीक वैसी ही कील निकलती है जैसे कि रोजेरिया के मुंह से निकली थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि अब शैतान ने फादर लूकस को भी अपने वश में कर लिया था। इसके बाद फादर लूकस माइकल से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर बांध दो और फादर जेवियर को लेकर आओ। इसके बाद जब माइकल और एंजेलिना फादर जेवियर को लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कुछ जरूरी काम से बाहर गए होते हैं। माइकल उनके सेल फोन पर भी कॉल करता है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। फिर माइकल और एंजेलिना फादर लूकस के घर वापस जाते हैं। वहां आकर वो देखते हैं कि ईश्वर और उनसे जुड़ी सारी चीजें अब उल्टी लटकी होती हैं। फादर माइकल के कमरे में जाता है और उन्हें पुकारता है तो फादर की शक्ल में बैठा हुआ आदमी माइकल से कहता है कि फादर तो यहाँ पर नहीं है। वो कहता है कि मैं फादर का पुराना दोस्त हूँ और तुम भी मुझे जानते हो। माइकल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तब वो माइकल से कहता है कि तुम हमेशा से ही मेरे साथ थे और तुम्हारे पिता ने तुम्हें हाय बोला है। अब उस शैतान ने फादर लूकस के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। वो माइकल से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ और देखते ही देखते वो शैतान कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और माइकल को बुरा भला कहने लगता है। वो माइकल से कहता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें तो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, तुम्हारा सच बस एक खोखला सच है। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर लूकस थोड़ा होश में आते हैं और उनके हाथ बुरी तरह पीछे मुड़ने लगते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ईश्वर से मदद की गुहार करने लगते हैं। थोड़ी देर में जैसे उस शैतान की शक्तियों का असर उनके शरीर पर कम होता है वो माइकल से खुद को बांधने को कहते हैं। फिर माइकल और एंजेलिना मिलकर फादर लूकस को कुर्सी पर बैठाकर बांध देते हैं। एंजेलिना माइकल से कहती है कि हमें फादर जेवियर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब धीरे धीरे शैतान फिर से फादर लूकस को अपने वश में करने लगता है और फादर के चेहरे का हाव भाव भी बदलने लगता है। माइकल एंजेलिना को कहता है कि तुम अगर जाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, अब मुझे ही फादर का एग्जॉर्सिज्म करना होगा, लेकिन वो वहाँ से जाने से साफ मना कर देती है। अब माइकल फादर लूकस का एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। उसे विश्वास था कि एग्जॉर्सिज्म से फादर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी उस शैतान पर उसके एग्जॉर्सिज्म का कोई असर नहीं होता। वो शैतान माइकल का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर मर चुका है, वो तुम्हें नहीं सुन सकता क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जब माइकल को लगने लगता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं तो वो निराश होकर वहां से जाने लगता है। एंजेलिना उसे रोककर जाने की वजह पूछती है तो माइकल कहता है कि ये सब मैं नहीं कर सकता, शायद मैं अभी एग्जॉर्सिज्म करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब एंजेलिना माइकल को विश्वास दिलाती है। वो कहती है कि तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, तुम अकेले नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर माइकल को अपनी
माँ का दिया हुआ कार्ड याद आ जाता है जिसमें लिखा था कि तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। अब माइकल का ईश्वर पर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो वापस कमरे में आकर फिर से एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देता है। शैतान माइकल को बहकाने की कोशिश करने लगता है और माइकल से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ना तुम में उतनी शक्ति है और ना ही उतना विश्वास। एंजेलिना समझ जाती है कि वो शैतान माइकल को भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो माइकल को उसकी बातों पर ध्यान ना देने को कहती है। तब वो शैतान एंजेलिना को बुरा भला कहने लगता है और उसे उसके छोटे भाई की याद दिलाता है। वो उससे कहता है कि उसके छोटे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह वो खुद है। माइकल जैसे ही हाथ में लिए क्रॉस को लेकर शैतान की तरफ बढ़ता है, वैसे ही वो शैतान फिर से माइकल को उसके बचपन की उस याद में ले जाता है जहां पर उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। वो माइकल से कहता है कि मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा अपने पिता से शर्मिंदा थे, तुम कभी ईश्वर के लिए नहीं बने, तुम तो हमेशा से ही मेरे लिए बने थे। तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था, तुम्हारा विश्वास खुद ब खुद ईश्वर पर से खत्म हो गया था। मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने खुद उस क्रॉस को मोड़कर मुझे चुन लिया था। एंजेलिना एक बार फिर से माइकल को ईश्वर पर भरोसा करने को कहती है, लेकिन इस बार वो शैतान एंजेलिना पर हमला कर देता है। वो शैतान उसके ही हाथों से गला दबाकर उसके भाई की मौत का जिम्मेदार बताने लगता है और जोर जोर से यातनाएं देने लगता है। तभी पीछे से माइकल उस पर हमला करता है। वो शैतान माइकल का गला पकड़ लेता है और उसे अपने वश में करने लगता है। वो शैतान उसे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो, तो माइकल जवाब में उसे कहता है कि हाँ करता हूँ। इसी के साथ माइकल की यादों की कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। वो इन तस्वीरों में अपनी माँ को देखता है जिसे ईश्वर के प्रति उसका खोया विश्वास वापस आ जाता है और वो शैतान से कहने लगता है कि मैं ईश्वर में यकीन करता हूँ, मैं इसी पल उसे अपनाता हूँ जिसने स्वर्ग और इस संसार को बनाया, मैं उसमें यकीन करता हूँ और मैं उस परमेश्वर के नाम पर तुम्हें हुक्म देता हूँ। वो शैतान अब माइकल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा माइकल उस शैतान से कहता है कि परमेश्वर यीशु तुम्हें आज्ञा देते हैं, अपना नाम बताओ। तब वो शैतान जोर से चिल्लाकर अपना नाम बाल बताता है। माइकल उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ बाल, तुम अब इस जगह को छोड़कर चले जाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने का हुक्म देता हूँ। इन पवित्र शब्दों को सुनकर वो शैतान फादर लूकस के शरीर को छोड़कर जहन्नुम के अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि काले अंधेरों के साये को चीरती हुई उम्मीद और विश्वास की एक नई सुबह होती है। अब माइकल का जाने का वक्त आ जाता है। फादर लूकस माइकल से कहते हैं कि जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तो मुझे तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन मैं गलत था, मैंने खुद को तुम्हारे अंदर देखा। फादर उससे कहते हैं कि विश्वास तुम में अच्छा लगता है, उसे साथ रखो और अच्छी लड़ाई लड़ते रहो अपनी पूरी ताकत के साथ। इन्हीं भावुक शब्दों के साथ फादर माइकल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं। माइकल फादर लूकस को अलविदा कहकर वापस अपने पिता के घर आ जाता है और वहीं पर उसे कुछ लेटर्स के साथ एंजेलिना का लिखा हुआ आर्टिकल भी मिलता है। माइकल अपने बीते हुए अनुभवों को आधार बनाकर एक अच्छे प्रीस्ट बनने की राह में आगे निकल पड़ता है। इसी के साथ ही हॉरर मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।